गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद एक बार पारस एजो वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा, पिछली क्लास में हमने अर्थशास्त्र का अर्थ एवं प्रकार, अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं प्रकार, केंद्रीय समस्याओं का अर्थ एवं प्रकार और उसका समाधान कैसे होता है ये समझा। अब आज की क्लास में हम उत्पादन संभावना वक्र को शुरू कर रहे हैं और आज आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का मीनिंग उसके नाम में ही छुपा हुआ है। उत्पादन संभावना यानी उत्पादन की संभावना, और वक्र यानी आप जब किसी चीज को ग्राफ पेपर पर चित्र के रूप में बताते हो तो उसे हम बोलते हैं वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र यानी उत्पादन की संभावना को ग्राफ पेपर पर चित्र के रूप में बता देना, इसे ही हम उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। लेकिन ऐसा मीनिंग तो लिख के आ नहीं सकते ना, मीनिंग तो हमें कुछ और लिख के आना पड़ेगा। तो अब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो हम देखने वाले हैं। देखो, उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा चित्रमय प्रस्तुतिकरण है जो दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को बताता है। तो ऐसे चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण को हम क्या बोलते हैं? उत्पादन संभावना वक्र। क्या बोला मैंने? कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उत्पादन करने की संभावना का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है। अब ये जो दो वस्तुएं हैं, इनके उत्पादन की संभावना का मतलब क्या होता है, तो वो मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, समझिएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, एक खेत का टुकड़ा है, और इस खेत के टुकड़े पर मैं दो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता हूं। एक है गेहूं का उत्पादन, दूसरा है चावल का उत्पादन। अब गेहूं और चावल का उत्पादन अगर मुझे करना है तो मेरे पास जो जमीन का टुकड़ा है उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है वो हम देखते हैं। पहला ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं गेहूं का उत्पादन ही नहीं करूं, पूरे के पूरे चावल ही उत्पादित करूं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं चावल का उत्पादन ही नहीं करूं, पूरा का पूरा गेहूं का उत्पादन करूं। उदाहरण के लिए मान लो मैंने इस जमीन पर 15 किलो चावल का उत्पादन किया और गेहूं का कोई उत्पादन नहीं किया। और दूसरा तरीका क्या है कि मैंने इस पे 5 किलो गेहूं उगा लिए पर चावल का मैंने कोई उत्पादन नहीं किया। तो ये दो ऑप्शन तो ये हुए, पर इसके बीच में मेरे पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं। वो क्या? कि मैं धीरे धीरे जो मेरे गेहूं हैं उनका उत्पादन बढ़ाते जाऊं और चावल का उत्पादन कम करते जाऊं। क्यों सर, दोनों का क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि बेटा मेरे पास जमीन का एक ही टुकड़ा है ना, दो टुकड़े थोड़ी ना है। तो एक टुकड़ा है तो एक टुकड़े में या तो गेहूं उगा लूं या चावल उगा लूं, या कुछ मात्रा गेहूं की उगा लूं, कुछ मात्रा चावल की उगा लूं। पर एक बात तो पक्की है कि जैसे जैसे मैं अगर गेहूं का उत्पादन यहाँ बढ़ाते जा रहा हूं तो चावल का उत्पादन यहाँ मुझे क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। ठीक। और दो ऑप्शन तुम्हारे पहले थे। सबसे पहला क्या था कि गेहूं का उत्पादन ही नहीं करो, चावल का उत्पादन करो, या चावल का उत्पादन ही नहीं करो, गेहूं का उत्पादन पूरा पूरा कर लो। लेकिन बीच के रास्ते हमने क्या देखे कि हम थोड़ा गेहूं उगा लें या थोड़ा चावल उगा लें। तो जैसे जैसे मैं गेहूं का उत्पादन बढ़ा रहा था, मेरे चावल का उत्पादन मुझे क्या करना पड़ रहा था? कम करना पड़ रहा था। अब मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यानी किसी को गेहूं अच्छा लगता है तो वो गेहूं का ज्यादा उत्पादन करे, चावल का करे ही नहीं। किसी को अगर चावल अच्छा लगता है तो वो चावल का उत्पादन करे, गेहूं का उत्पादन ही नहीं करे। लेकिन अगर किसी को दोनों ही अच्छे लगते हैं तो फिर वो गेहूं का भी उत्पादन करे, चावल का भी उत्पादन करे। अपनी मात्रा देख ले कि उसको किसकी ज्यादा जरूरत है, उस हिसाब से वो गेहूं और चावल दोनों का उत्पादन करे। और इन दोनों के ये जो उत्पादन की इतनी सारी संभावनाएं हैं, इन्हीं संभावनाओं को हम बोलते हैं उत्पादन की संभावना। ठीक। और ये संभावना को मैंने एक सारणी के रूप में दिखाया, इसे बोलते हैं उत्पादन संभावना अनुसूची। एक टेबल बना के बता रहा हूं ना मैं आपको, यहाँ पे संख्या और यहाँ पे संख्या लिख रहा है तो ये टेबल ही तो है, और इस टेबल को हम क्या बोलते हैं? उत्पादन संभावना अनुसूची। अभी मैंने अनुसूची बोला है, वक्र नहीं बोला, क्योंकि वक्र का मतलब क्या है? चित्र के रूप में बताना। और ये मैंने चित्र थोड़ी ना बताया, ये तो मैंने एक टेबल बना के बताया, इसलिए हमने इसको उत्पादन संभावना अनुसूची बोली। ठीक है।
अब उत्पादन संभावना सारणी तो हमने देख ली, लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम तो उत्पादन संभावना वक्र है, यानी जो उत्पादन की इतनी सारी संभावनाएं हैं उसे हमें चित्र के रूप में बताना पड़ेगा। तो ये जो टेबल है आपका अनुसूची, वो मैंने बोर्ड पे बना दिया है। अब इसी अनुसूची को हम चित्र में प्रदर्शित करेंगे ताकि हमारा उत्पादन संभावना वक्र का चित्र में प्रस्तुतिकरण हो सके। तो देखते हैं अपन यहाँ, ये हमने ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में हमारे दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है, दूसरा वाई अक्ष होता है, और इसमें हम एक्स अक्ष पे गेहूं ले लेते हैं और वाई अक्ष पर हम चावल ले लेते हैं। अब हमें एक पैमाना या स्केल लेना पड़ेगा, तो हम स्केल ले लेते हैं। जैसे गेहूं 5 तक है तो हम स्केल ले लें 1 2 3 4 5। इसी तरह अगर हम चावल की बात करें तो ये 15 तक जा रहा है, तो हम इसमें स्केल ले लेते हैं 3, फिर ले लेते हैं 6 9 12 और 15। तो इस तरीके से गेहूं और चावल का हमारा पैमाना तैयार होता है। अब हम इसी को देखकर वक्र बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गेहूं का उत्पादन 0 है तो चावल का उत्पादन 15। तो गेहूं का उत्पादन 0, तो मैं गेहूं पे आ जाता हूं और इसके 0 पॉइंट मतलब यहाँ पे आता हूं। और चावल के उत्पादन की बात करें तो कितना 15, तो गेहूं का 0 और चावल का 15, तो मेरा पहला पॉइंट बनता है ये 15। उसके बाद गेहूं का उत्पादन 1 है तो चावल का उत्पादन 14। तो गेहूं का उत्पादन ये मैं 1 पे गया और चावल का उत्पादन मुझे 14 पे जाना पड़ेगा, तो ये 12 है, 13 और ये 14। तो 1 और दूसरा पॉइंट मेरा ये रखाया 14 पे। तीसरा गेहूं का उत्पादन 2 है तो चावल का उत्पादन 12। तो गेहूं के उत्पादन 2 पे मैं गया और चावल का उत्पादन 12 हमारे पास ये सामने रखा है। फिर हमने देखा गेहूं का उत्पादन 3 तो चावल का उत्पादन 9। तो गेहूं का उत्पादन 3 तो चावल का उत्पादन 9, मतलब मेरा अगला पॉइंट 3 और 9 के बीच में आएगा। फिर गेहूं का उत्पादन 4 है तो चावल का उत्पादन 5। तो गेहूं का उत्पादन 4, तो मैं गेहूं पे गए 4 पे, और चावल की बात करें तो चावल 5 कहाँ है, तो 3 और 6, तो ये 3 4, ये हो जाएगा 5। तो 4 गेहूं का उत्पादन, 5 हमारा इसकी सीध में चावल का उत्पादन। फिर 5वें नंबर पे गेहूं का उत्पादन 5, तो मैं गेहूं के उत्पादन पे गया 5, और चावल का उत्पादन कितना है 0, तो मैं 5 और 0 के बीच में आया, तो मेरा पॉइंट कहाँ बन गया ये। इस तरीके से मेरे कितने सारे बिंदु बन गए। अब इन बिंदुओं को मैं आपस में मिला दूंगा, तो इस तरीके से मैं इसको मिला देता हूं और इसी का हम नाम दे देंगे, क्या बोलेंगे इसको, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र क्या हुआ कि आपने ये जो उत्पादन की इतनी सारी संभावनाएं थी, ये संभावना नंबर ए, फिर ये बी, फिर ये सी, फिर ये डी और फिर ये ई नंबर की, तो ये, और उसके बाद एक और बचती है आपकी एफ नंबर की। तो इन्हीं को हमने क्या बोला, इन सारी संभावनाओं को हमने एक चित्र के रूप में बता दिया और इसी को हमने क्या बोला है, उत्पादन संभावना वक्र बोला है। ठीक है, और ये जो उत्पादन संभावना वक्र है ये हमें बताता है कि इन सभी बिंदुओं पर हमारे जो संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग हो रहा है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ ये अभी हम मान्यताओं में समझेंगे। तो इस तरीके से हमने उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ, उत्पादन संभावना अनुसूची और उत्पादन संभावना वक्र का यहाँ पे चित्र में प्रस्तुतिकरण देख लिया। अब बात आती है कि सर आपने ये जो उत्पादन संभावना वक्र समझाया ये ठीक है, हमको समझ आ गया, लेकिन बात ये आती है कि आपने 2 ही वस्तुएं क्यों ली, आपने जमीन का एक ही टुकड़ा क्यों लिया, आपने केवल इतनी ही संभावनाएं क्यों ली। तो इन सभी के उत्तर मैं अब आपको देने वाला हूं। तो ये जो आपके सवाल हैं इनका एक नाम होता है जिसे बोलते हैं इसकी मान्यताएं। मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि उत्पादन संभावना वक्र जो मैंने आपको मीनिंग अभी बताया है इसकी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को हम मान्यताएं बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है उत्पादन संभावना वक्र की सीमाएं या उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं बताइए, वही मान्यता मैं आपको बताने वाला हूं।
तो उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं में पहले नंबर की मान्यता है कि आपके पास जो साधन या संसाधन है वो है सीमित। और हमारे पास संसाधन क्या था? भूमि, वो जमीन। ध्यान है, उत्पत्ति के 4 संसाधन कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। तो उसमें से एक मैंने साधन लिया है, वो क्या है? भूमि। तो मेरे पास जो जमीन है वो सीमित है, मतलब मेरे पास खेत का जितना टुकड़ा है बस उतना ही है, उसको मैं कम ज्यादा नहीं कर पा रहा। ये पहली मान्यता है। मान्यता का मतलब मैंने क्या बताया? सीमा, कि आपको ये मानकर चलना पड़ेगा। तो पहली मान्यता क्या है इसकी? कि हमारे पास जो उत्पादन के लिए जो संसाधन है वो संसाधन क्या है? सीमित है। दूसरा, हमको जो तकनीक प्रदान की गई है उत्पादन करने की, कि हम गेहूं और चावल का जिस भी तकनीक से उत्पादन कर रहे हैं वो तकनीक भी स्थिर है। स्थिर है मतलब उसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आ रही जिससे हम हमारे उत्पादन को बढ़ा सके। मतलब आपने हमारे साधन को सीमित रखा, उसको हमको बढ़ाने नहीं दे रहा है, जमीन को नहीं बढ़ाने दे रहा है। दूसरा, जो तकनीक है, जो ढंग है जिससे हम उत्पादन कर रहे हैं, उस ढंग को भी आप परिवर्तित नहीं करने दे रहा है। तीसरा, कि एक अर्थव्यवस्था में केवल और केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है, हम 3 वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। तो समझे, इसलिए मैंने 2 ही वस्तुएं क्यों ली? क्योंकि ये मान्यता है बेटा। मान्यता मतलब आपको ये बातें माननी पड़ेगी, तब जाकर आप इस अर्थ को समझ पाएंगे। मतलब अगर ये मान्यता है आप नहीं मानते हो तो फिर ये अर्थ भी आप नहीं समझ सकते। तो 3 मान्यता मैंने कौन कौन सी बताई? पहली मान्यता मैंने आपको बताई कि जो उत्पादन के साधन है वो स्थिर है, उनमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक, मतलब सीमित है। दूसरा, जो तकनीक है वो भी स्थिर है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तीसरा, जो आपको वस्तुओं का उत्पादन करना है तो अर्थव्यवस्था में केवल और केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। चौथा, ये जो आपके संसाधन है जिनमें आप वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो, इनका जो उपयोग है वो कुशलतम तरीके से हो रहा है। मतलब जमीन का कोई भी हिस्सा आपका इतना फालतू नहीं पड़ा है कि कोई सा कोना छूट गया जहां पे आप और उत्पादन कर लो, कि गेहूं चावल और दाल भी उगा लो। ऐसा नहीं, आपकी जितनी जमीन थी आप उस जमीन का कुशलतम उपयोग कर रहे हो। मतलब जो आपके संसाधन है उनका आप कुशलतम उपयोग कर रहे हो। और 5वें नंबर की जो मान्यता है वो ये कि आपके जो उत्पत्ति के संसाधन है उनको आप एक उत्पादन से दूसरे उत्पादन में भेज सकते हो। ठीक, एक उत्पादन से दूसरे उत्पादन में भेज सकते हो। मतलब अगर आप चावल का उत्पादन कर रहे हो तो उसकी जगह पे आप उन संसाधनों को, अपने श्रमिकों को गेहूं के उत्पादन में लगा सकते हो। या जो आपकी भूमि है जिसपे आप चावल का उत्पादन कर रहे हैं उसी पे आप गेहूं का उत्पादन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी 5 मान्यता हुई। वो 5 मान्यता कौन कौन सी? सबसे पहली, कि हमारे जो उत्पत्ति के साधन है वो क्या है? सीमित। जो जमीन है वो सीमित है। दूसरा क्या? जो आपने हमको तरीका बताया है, जो ढंग बताया है उत्पादन का, जो तकनीक है वो स्थिर है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तीसरा, अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है, 2 से ज्यादा वस्तुओं का आप उत्पादन नहीं कर सकते। चौथा, कि जो आपके उत्पादन के संसाधन है उनका आप कुशलतम उपयोग कर रहे हो, उसका कोई भी हिस्सा वेस्ट नहीं जा रहा है। और 5वां, जो उत्पत्ति के साधन है उनको आप एक वस्तु के उत्पादन से दूसरे वस्तु के उत्पादन में स्थानांतरित कर सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारे उत्पादन संभावना वक्र की 5 मान्यताएं हैं। इस मान्यताओं को मानकर ही हम उत्पादन संभावना वक्र का ये टेबल को समझ सकते हैं। इस टेबल में भी हम देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हमारी 2 ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, और जो जमीन है वो भी हमारी सीमित है, हमारे जो संसाधन है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो आपने उत्पादन संभावना वक्र बनाया, इस उत्पादन संभावना वक्र में आपके जो उत्पादन हो रहा है वो अधिकतम उत्पादन हो रहा है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये वो स्थिति है जहां पे हम अधिकतम जो है उत्पादन कर सकते हैं, हमारे जो संसाधन हैं उनका यहाँ पर कुशलतम उपयोग हो रहा है, क्योंकि ये मान्यता में ही था बेटा। ठीक, तो ये तो हमने देखा क्या? उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ, उसकी अनुसूची, उसका ग्राफ और साथ ही साथ उसकी मान्यताएं भी देख ली। अब हम बात करेंगे उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं की। तो इसमें 2 विशेषताएं आती है। विशेषता नंबर 1, कि ये जो उत्पादन संभावना वक्र है वो आपका
बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। ठीक, क्या बताया मैंने कि उत्पादन संभावना वक्र जो क्या है, बाएं से दाएं गिरता हुआ। क्यों? क्योंकि आपका ये जो वक्र बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, ऐसा बाएं से दाएं, और कैसा हो रहा है, नीचे गिरता हुआ हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। और दूसरी विशेषता है कि ये जो उत्पादन संभावना वक्र है इसका स्वरूप नतोदर होता है। अब ये नतोदर क्या होता है? तो नतोदर का मतलब क्या होता है बेटा? तो देखो, आपके अर्थशास्त्र में दो प्रकार के ग्राफ बनेंगे। वो दो प्रकार के ग्राफ कौन कौन से होंगे? एक होगा इस तरीके का जिसे हम बोलेंगे नतोदर रूप, और दूसरा होगा इस तरीके का जिसे हम बोलेंगे उन्नतोदर रूप। दो कौन कौन से? एक इस तरीके का जो बंद होता है, अंदर साइड होता है मुंह जिसका, उसे हम क्या बोलते हैं, नतोदर, और दूसरा होता है ऊपर साइड खुले मुंह का, जिसे हम क्या बोलते हैं, उन्नतोदर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के वक्र हम पढ़ेंगे। इसका नाम वैसे तटस्थता वक्र में हम इसको पढ़ने वाले हैं। चलो, तो दो वक्र कौन कौन से हमने देखे? एक हमने देखा नतोदर और दूसरा देखा उन्नतोदर। तो जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है उसका स्वरूप इस तरीके का है, बंद मुंह का है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नतोदर स्वरूप बोलते हैं। तो इस तरीके से उत्पादन संभावना वक्र की दो विशेषताएं हुई। दो विशेषताएं कौन कौन सी? पहली कि ये वक्र जो है बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, ऊपर से नीचे, सॉरी बाएं से दाएं गिरता हुआ हो रहा है, गिर रहा है तो नीचे होगा ना, तो बाएं से दाएं गिरता हुआ, और दूसरा इसका स्वरूप कैसा होता है, नतोदर होता है। ये दो विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, और जो हमने मान्यताएं देखी अभी 5, वो 5 मान्यताएं हमारी इंपॉर्टेंट है, और उत्पादन संभावना वक्र तो इंपॉर्टेंट है ही। तो बेटा आज की क्लास में हमने उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, उसकी अनुसूची कैसे बनती है, और उसका ग्राफ कैसे बनता है ये जाना। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उसमें कौन कौन सी मान्यताएं शामिल होती है, और उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या विशेषताएं या लक्षण होते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये जो आज पहली यूनिट है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, जिसका नाम था व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। अब कल की क्लास में हमारी नई यूनिट चालू होगी जिसका नाम है उपभोक्ता विवाद एवं मांग। टिल देन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।